एंड आवर फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द क्लास इज, फर्स्ट आर्टिकल है हमारा एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास को हम किस तरह से मेजर करेंगे। क्या कहता है कि एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं, जिनका नाम है, आपके पास दो ज्यादातर यूज करे जाते हैं, टू कॉमनली यूज्ड जो स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं हमारे पास, वो है एस्टन और बेनब्रिज। ठीक है, एस्टन और बेनब्रिज हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर हैं, जिनका काम है एटॉमिक मासेस को मेजर करना। एटॉमिक मास को मेजर करने वाली यूनिट का नाम है एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू बोलते हैं इसको, या सिंपली आप यू से भी डिनोट करते हैं इसको, सिंपल यू से भी लिखते हैं। और 1 AMU को हम कैसे डिफाइन करते हैं? 1 AMU इज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन आइसोटोप। This is carbon isotope actually having 12 mass number and 6 atomic number। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि इसका मास कितना है? 12 ग्राम मास वाला पार्टिकल है मेरे पास ये, तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है। 12 ग्राम एक का मास होगा 12/6.023 इंटू 10⁻23। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आपके पास, इसकी वैल्यू जो आएगी, उस वैल्यू का हमारे पास वैल्यू रहेगी 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 क्या? ग्राम, ऑफ कोर्स ग्राम। ठीक है, ग्राम। अब डेफिनेशन क्या कहती है एएमयू की? कहती है कि इसका 1/12 निकाल लो। जब इसका 1/12 निकालेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। जो भी बच्चे नए ऐड हुए हैं, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा देखो, हमारे पास 1 AMU का डेफिनेशन बना है, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, -27 किलोग्राम। ठीक है, देखो बच्चों, अब इस इतना हमारे पास 1 AMU किलोग्राम है, क्या हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? देन आंसर इज यस, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी। हमारे पास इसके लिए कौन सा रिलेशन आएगा जो एनर्जी में कन्वर्ट करेगा? इसके लिए रिलेशन हमारे पास रहेगा E इज इक्वल टू mc²। अब m मैंने कितना लिया? 1 AMU। 1 AMU की वैल्यू कितनी है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और c का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 10 कितना? 16। 10⁸ होना चाहिए था, तो 10 मैंने क्या लिया? 16। ठीक है, 16। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास आएगा जूल में। मैं चाहता हूं कि आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दें, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 से मल्टीप्लाई करते जूल हट जाएगा, और ये बन जाएगा किसमें? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैं आपको बता दूं बच्चों कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगर मैं मेगा की बात कर रहा हूं, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा हूं, तो आप इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 से मल्टीप्लाई करते -13 जूल बाकी बचता है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास नियरली इक्वल आ जाएगा किसके? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। यानी कि आपने 1 AMU को एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो 1 AMU कितनी एनर्जी में कन्वर्ट हुआ? दैट इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में वो कन्वर्ट हो चुका है। हाँ, कुछ एक बेसिक बातें हैं जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, और उन पे वर्क भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। मैंने आपको बता दिया बेटा कि 1 AMU इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। यानी कि जब आपको कहीं पे भी डील करना पड़ जाए और आपके सामने ऐसी ऐसी बातें आए, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि 1 AMU या 1 U is equal to how much energy? That is 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। आपको ये बातें बड़ी अच्छे तरीके से याद रखनी है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वैसे कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है ना। अगर U में एटॉमिक मास यूनिट में बात करी जाए तो उसकी वैल्यू बनती है 0.000, याद रखना, 00055। ठीक है, 00055 U के बराबर होगा। अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करी जाए और मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करी जाए
तो वो भी आप याद रखेंगे। मास ऑफ प्रोटॉन वैसे होता है 6.62 आपके पास इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। आपको ध्यान भी होगा इस चीज का। अगर एटॉमिक मास यूनिट में बात करी जाए तो 1.0073 एटॉमिक मास यूनिट बनता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको पता है मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होता है, और इसकी वैल्यू यू में कितनी होती है, बस इतना सा फर्क होता है, 1.0086, बस इतना ही फर्क होता है, 1.0086। ठीक है ना बच्चों। तो इसके अलावा यहाँ पे जो मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम बोलते हैं एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ये है एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हैं तब कितनी एनर्जी वो गेन करता है, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दैट इज बेसिकली इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। अगर मेगा में कन्वर्ट करते हैं तो मेगा में कन्वर्ट करते ही हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 1.6 into 10⁻⁻13 जूल। नाउ वी विल टॉक अबाउट द न्यूक्लियर साइज। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं बच्चा पार्टी, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है और बहुत ही जनरल बात है जो मैंने आपको बताई है यहाँ पे। ठीक है, इस बात को बड़े ध्यान से पढ़ना है बेटा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपके फ्यूचर में बड़ी काम आएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास देखिए क्या कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूं। वो कॉन्सेप्ट है मेरे पास जिसकी अभी मैं बात करने वाला हूं, वो है मेरे पास न्यूक्लियर साइज। ठीक है, मैं बात करने वाला हूं न्यूक्लियर साइज की। न्यूक्लियर साइज की मैं बात करने वाला हूं। देखो बच्चों, अब तक जो बातें आपने करी है न्यूक्लियस के बारे में, मेरी ख्याल से आपने न्यूक्लियस को क्या कहा है, रिजिड कहा है, नॉन पेनिट्रेटेबल कहा है, स्फेरिकल इन शेप कहा है। ये बातें आपने कही हैं, जहां तक मुझे पता है आपने ये बातें अपनी तरफ से कही हैं। ठीक है, कि न्यूक्लियस जो होता है वो स्फेरिकल होता है शेप में, रिजिड होता है, नॉन पेनिट्रेटेबल होता है। ठीक है, रिजिड होगा, नॉन पेनिट्रेटेबल होगा और स्फेरिकल होगा शेप में। आपने ये बात मेरे को बताई है। तो अब उन्हीं बातों पे थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, देखिए मेरे पास ये न्यूक्लियस है जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरे पास है न्यूक्लियस। ठीक है, जिसके पास होता है पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और पूरा का पूरा मास। ठीक है, पूरे एटम का मास यहीं पे कंसंट्रेट होता है, आप यही कहते हैं मेरे को। ठीक है, कि पूरा का पूरा मास यहाँ पे कंसंट्रेट होगा और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज। इसका जो रेडियस है वो मान के चलता हूं मैं आर के इक्वल, इसका रेडियस मैंने माना है। ठीक है, इसका रेडियस हमने माना है कितना, आर, और यहाँ पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और पूरा का पूरा मास कंसंट्रेट है। ये आपके पास है न्यूक्लियस। कहते हैं कि इट इज फाउंड दैट वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। मास नंबर इज एक्चुअली द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियॉन्स है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियॉन्स है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है भाई, देखो भाई कैसे हमने बात करी है। देखिए हमने क्या कहा कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज 4/3 पाई आर की क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। मास नंबर इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मास नंबर, ठीक है, मास नंबर इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन का मतलब है यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। तो आपको पता है बेटा कि 4 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट। इसका मतलब है आर की क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। दैट इज वी कैन से आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ए की पावर कितना,
1/3. If we remove the sign of proportionality, then we have to multiply with some constant. That constant is r naught a की पावर 1/3. मैं आपको बता दूं बच्चा पार्टी कि r नोट जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम लेते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर. r नोट की वैल्यू प्री डिफाइंड है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर. ठीक है ना. तो ये आपके पास आता है न्यूक्लियर साइज. ठीक है, जिसकी हमने बात करी यहाँ पे r इज इक्वल टू r नोट a रेज टू पावर 1/3. अगर हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करें, क्या हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ पे कुछ हटके बात कर सकते हैं? हाँ जी, हटके हम बात कर सकते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी की. सीधी सीधी सी बात है. न्यूक्लियर डेंसिटी की हम बात कर सकते हैं. इससे थोड़ी सी वो हटके भी हो जाएगी. न्यूक्लियर डेंसिटी आप कैसे निकालेंगे? मान लीजिए न्यूक्लियर की जो डेंसिटी है उसको हम रो से डिनोट कर रहे हैं एंड दैट डेंसिटी इज फाउंड टू बी मास पर यूनिट वॉल्यूम. हाँ जी बच्चा पार्टी, वो क्या होगी? मास अपॉन वॉल्यूम. आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन, है ना. तो जितना प्रोटॉन का मास होता है उतना ही मास आप किसका लेते हो? न्यूट्रॉन का. तो अगर मैं एक न्यूक्लियन का मास मान लूं स्मॉल m के बराबर, तो टोटल मास कितना होगा? एक न्यूक्लियन का मास है स्मॉल m और नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितना? a. तो a न्यूक्लियन का मास कितना होगा? a इंटू m. तो यानी कि रो इज इक्वल टू मास ऑफ वन न्यूक्लियन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियंस डिवाइड बाय वॉल्यूम. कितना होगा इसका? वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r की क्यूब. अब r की क्यूब, r की वैल्यू कितनी है? r नोट a की पावर 1/3. तो ये वैल्यू आप रख दो तो रो इज इक्वल टू 3 ऊपर चला जाएगा. 3ma डिवाइड बाय 4 पाई r की क्यूब मींस r नोट का क्यूब और इंटू a की पावर 1/3 उसकी क्यूब करोगे तो a बाकी बचेगा. तो a से a कैंसिल हो गया. आपके पास बचा 3m मास ऑफ वन न्यूक्लियन डिवाइड बाय 4 पाई r नोट की क्यूब. अगर मास ऑफ वन न्यूक्लियन की हम वैल्यू रखें, यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें मास ऑफ वन न्यूक्लियन की, जिसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27, है ना. और हम आर नोट की वैल्यू रखें, आर नोट की वैल्यू यहाँ पे लिखी पड़ी है 1.2 इंटू 10⁻⁻15. तो डेंसिटी हमारे जो न्यूक्लियस की है वो बहुत ही ज्यादा डेंस होता है और उसकी डेंसिटी होती है 2.29 इंटू 10⁻17 आती है बच्चों, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. दिस इज द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस दैट वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर. ठीक है, ये हमारे पास क्या आती है बच्चा पार्टी? ये हमारे पास आती है डेंसिटी, न्यूक्लियस की डेंसिटी. न्यूक्लियस की डेंसिटी है हमारे पास 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद बातें होती हैं यहाँ पे. इस तरह के न्यूमेरिकल आपको दिए जा सकते हैं, ठीक है, जहां पे आपको डील करना पड़ सकता है. ठीक है, कहते हैं कि आपको दो न्यूक्लियाई दे दिए. मान लीजिए एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं बैठे बैठे. ठीक है, इस तरह से दो न्यूक्लियाई दे दिए. एक न्यूक्लियाई दे दिया आपको Fe का, जिसका मास नंबर है 26 एटॉमिक नंबर है, और दूसरा न्यूक्लियाई आपको दे दिया यूरेनियम के लिए 238 और इसका एटॉमिक नंबर है 92. ठीक है, और कहा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज. इनकी न्यूक्लियर डेंसिटी की रेशियो क्या होगी? तो आप कैसे निकालोगे न्यूक्लियर डेंसिटी की रेशियो क्या होगी? तो आपके पास देखो बेटा, मास नंबर यहाँ पे कितना है? A1 अगर मैं मानूं तो 56 है और A2 आपको कितना दिख रहा है? 238. ठीक है, तो R1 अपॉन R2 इन दोनों की रेशियो आपको चाहिए, ये आपको निकालना है. R1 अपॉन R2. तो आप कैसे निकालेंगे? देखो, आपको अभी अभी आपने निकाला था कि उनकी जो डेंसिटी है, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर डेंसिटी की रेशियो आपको चाहिए. न्यूक्लियर डेंसिटी की रेशियो आपके पास क्या रहेगी? तो न्यूक्लियर डेंसिटी तो सभी न्यूक्लियाई के लिए सेम ही होती है. वैसे तो मैं आपको बता दूं, सभी न्यूक्लियाई की सेम ही होती है. तो ρ1 अपॉन ρ2 तो आपका 1 ही रहेगा. पहली बात तो ये. हाँ, अगर आपको रेडियाई का रेशियो चाहिए वो अलग बात है, वो बात हम अब कर लेते हैं. देखो, आपने जहां तक मुझे पता है, आपने क्या कहा था कि रेडियस R1 अपॉन R2 किसके बराबर होगा?
R1 होगा R नोट A1 की पावर कितना 1/3 और R2 होगा R नोट A2 की पावर 1/3। तो अगर R1 अपॉन R2 का हम क्यूब देखें तो वो होगा आपके पास R नोट से R नोट कैंसिल हो गया A1 अपॉन A2। तो A1 की वैल्यू कितनी है जी? A1 की वैल्यू है जी 56। A2 की वैल्यू कितनी है जी 238। इनको सॉल्व कर लो, R1 अपॉन R2 आपके पास यहां से आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनके न्यूमेरिकल के साथ भी डील कर सकते हैं। उसके बाद आपको आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन के लिए बात करते हैं। आइसोटोप किसको बोलते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर जो हैं वो क्या रहते हैं? सेम, मास नंबर अलग अलग होते हैं, उसको आइसोटोप बोलते हैं। आइसोबार किसको बोलते हैं? जिसके मास नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। और आइसोटोन किसको बोलते हैं? जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है ना? नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, and that article is nothing but nuclear binding energy. And also we will cover the binding energy curve here. Binding energy curve का भी concept करेंगे हम यहाँ पे। हमारे पास अब आर्टिकल है nuclear binding energy। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के लिए हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। देखो भाई हम किस तरह से अपने कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे। देखो बच्चों, कैसे हमारे सामने ये कॉन्सेप्ट, हम किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए भाई, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इस वर्ड से हमें पता चल रहा है ये वो एनर्जी है जो न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखती है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। जो न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखती है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। मान लीजिए ये आपके पास एक न्यूक्लियस है और इसमें न्यूक्लियॉन्स कौन कौन है? इसमें न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इसके अंदर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियॉन्स आप इसको बोलते हैं। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी काम कर सकती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी काम कर सकती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच भी काम कर सकती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी काम कर सकती है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ न्यूक्लियॉन्स के बीच जो सेपरेशन होता है वो फर्मी ऑर्डर का होता है, जिसे हम बोलते हैं 10⁻⁻15 मीटर। अगर ये ऑर्डर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाए तो फिर न्यूक्लियर फोर्सेस यहाँ पे काम नहीं करती। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है वो एनर्जी जिसकी हेल्प से ये न्यूक्लियॉन्स अंदर बंधे पड़े रहते हैं, ठीक है। या आप ये कहिए कि अंदर से अगर किसी एक न्यूक्लियॉन को बाहर निकालना है तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? दैट एनर्जी इज आल्सो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। वो भी आपके पास क्या रहेगा? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल रहेगा। अब देखो बच्चों कि बाइंडिंग एनर्जी इसके पास आती कहां से है। तो आइंस्टीन जी ने कहा कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी है मेरे फॉर्मूला से आती है, जिसका नाम है E इज इक्वल टू mc की पावर 2 mc स्क्वायर। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से ये एनर्जी बाहर निकल के आती है। अब मास कहां है? मास कैसा मास है? ये कहा इन्होंने कि अगर आप मास ऑफ प्रोटॉन्स को अलग ऐड करो, मास ऑफ प्रोटॉन्स को अलग ऐड कर रहे हो, प्रोटॉन्स बोलो आप यहां पे, और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स को अलग ऐड कर रहे हो, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को अलग ऐड कर रहे हो, तो ये टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस से ज्यादा आता है। टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस से इसकी वैल्यू क्या आती है? ज्यादा आती है। वो जितनी ज्यादा आती है उसको हम बोलते हैं क्या? मास डिफेक्ट। दिस इज डेल्टा एम, दैट इज नोन एज मास डिफेक्ट। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम बोलेंगे बेटा मास डिफेक्ट, ठीक है ना। अब देखो भाई, अब हमने कैसी बातें करनी है यहाँ पे और किस तरह से एक्सप्लेनेशन देनी है। मास डिफेक्ट हम कैसे निकालेंगे? किसी भी न्यूक्लियस की प्रेजेंटेशन जब हम देते हैं तो वो प्रेजेंटेशन हम कुछ इस तरह से देते हैं। किसी भी न्यूक्लियस के लिए प्रेजेंटेशन x a z से, z यहाँ एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ, z इज एटॉमिक नंबर
ये नंबर मुझे क्या बताता है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही नंबर ऑफ किसका होगा, प्रोटॉन्स का। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक एटम में इक्वल होते हैं, दैट्स व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो a माइनस जेड, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आपको निकालने हैं देन दिस इज a माइनस जेड। मान लो कि ये कॉन्सेप्ट करना, मास ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस करना है, दैट इज मास डिफेक्ट, दैट इज इक्वल टू मास डिफेक्ट। वो मास डिफेक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। तो अब उसके साथ कैसे डील करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं उसके साथ डील करना। कैसे हम स्टार्ट करेंगे देखो, ठीक है। देखो भाई उसके साथ कैसे डील करेंगे, एक छोटा सा ग्राफ बना लेता हूं एक बार। देखिए जी किस तरह से हम डील करेंगे उस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। स्टार्ट करते हैं अपनी बात को, ठीक है। देखिए जी हमने क्या कहा कि हम मान लेते हैं लेट mp इज मास ऑफ वन प्रोटॉन, मास ऑफ वन प्रोटॉन, प्रोटॉन, और mn हम मान लेते हैं मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, ठीक है जी। और कैपिटल M हम मान लेते हैं टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का टोटल मास हम मान लेते हैं कैपिटल M के बराबर। तो अब बताओ मास ऑफ प्रोटॉन, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन्स का नंबर कितना है, यहां पे जाके देखो नंबर है उनका Z, तो एक का मास कितना हुआ mp, तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन कितना बना Z इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन a माइनस जेड है, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन कितना है mn, दिस इज टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स का टोटल मास और न्यूट्रॉन्स का टोटल मास, दिस शुड बी द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, बट देयर इज वेरिएशन। तो मास ऑफ न्यूक्लियस इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज इक्वल टू मास डिफेक्ट। एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन that mass defect is being converted into energy with the help of the relation, that relation is E is equal to delta m को multiply कर दो c की power 2 से, this is nothing but equal to nuclear binding energy, this is nothing but equal to nuclear binding energy। यानी कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट मेरे पास साफ साफ आ चुका है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के लिए मेरे पास एक डेरिवेशन बन चुकी है, वो है डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी के लिए अगर मेरे को वर्क करना पड़ेगा तो मैं बहुत इजीली वर्क कर लूंगा। कैसे कि मेरे पास एक रिलेशन बन चुका है, दैट इज डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, ये मेरा एक रिलेशन। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, मेरे को किसके साथ डील करना है, मेरे को डील करना है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए न्यूक्लियस, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए न्यूक्लियस के साथ डील करना है, जो मेरे को बहुत सारी बातें बता के जाएगा। ठीक है, पहली बात मैं यहां पे जिसके साथ डील करने वाला हूं वो है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के साथ। मैं पर न्यूक्लियन वर्ड क्यों यूज करता हूं, क्योंकि अगर मैंने एक न्यूक्लियन रिमूव किया न्यूक्लियस से, हो सकता है वहां न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए, हो सकता है वहां पे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्या हो जाए, डिक्रीज भी हो सकती है। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी वहां पे इंक्रीज भी हो सकती है और न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी वहां पे डिक्रीज भी हो सकती है दोनों बातें। तो फिर मैं ये बात करके चलता हूं कि मैं यहाँ पे एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लूंगा, और जो मैं एनर्जी लूंगा वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लूंगा। आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, दैट इज 1.6 into 10 raised to power minus 19 जूल। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा, 1.6 into 10 raised to power minus 13 जूल के बराबर होगा। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा, 1 पॉइंट कितना भाई 6 into 10 raised to power कितना -13 जूल के बराबर होगा, -13 जूल के बराबर होगा।
ठीक है, तो ये है हमारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम बढ़ते हैं आगे वो है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ठीक है, जिसके साथ हम डील करने वाले हैं, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी कर्व। और बहुत ही अच्छा आर्टिकल है हमारे लिए, ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें उसको एक्सप्लेन करके चलना है, ठीक है। देखो कैसे हम एक्सप्लेन करके चलेंगे इस चीज को, ठीक है। देखो देखिए भाई, हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसको और कैसे आपके सामने रिप्रेजेंट करके चलेंगे। देखो भाई बच्चों, देखिए 1 मिनट, मैं ये थोड़ी ड्राइंग पेंटिंग पूरी कर दूं, पूरा बोर्ड बना लूं आपके लिए, ठीक है। देखो भाई बच्चों, हमें यहाँ पे जो डील करना है वो किसके साथ डील करना है और कैसे डील करना है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का कर्व मुझे लेके आना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक एक्सिस ली, वो ली एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए, और दूसरी जो एक्सिस मैं ले रहा हूँ वो मास नंबर के लिए ले रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है ना भाई। तो ये है हमारे पास दो कर्व, जिसमें से एक कर्व मुझे एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के साथ डील करने को बताएगी, और दूसरी कर्व कहती है कि मैं डील करती हूँ किसके साथ, मास नंबर के साथ। ये मास नंबर के साथ डील करेगा, ठीक है, और ये डील करेगा किसके साथ, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के साथ ये डील करेगा, पर न्यूक्लियन के साथ ये डील करने वाला है, ठीक है। तो इसको मैं यहां से इस तरह से डिनोट कर रहा हूं, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम डील करने वाले हैं, ठीक है। हमारी जो एनर्जी रहेगी वो MeV में रहेगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगी, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखिए। तो अब मैं कितनी कितनी एनर्जी ले रहा हूं यहाँ पे, मैं ले रहा हूं यहाँ 0 से 2, 2 इतना ले लेता हूं मैं, 2, 4, 6, 8, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लगभग 9, ठीक है। 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। यहाँ से 0, 2, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6, 8 और 9 और 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो 56 मास नंबर के लिए है, जो एनर्जी है आपके पास कितनी, 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिनकी पीक वैल्यू आएंगी वो स्टेबिलिटी, ज्यादा स्टेबिलिटी को शो करेंगी। तो मैं मास नंबर यहां से लेकर यहां तक मैं ले लेता हूं 20, यहां से लेकर यहां तक मैं ले लेता हूं 50, ठीक है। यहां तक मैं ले लेता हूं 100, यहां तक मैं ले लेता हूं 150, यहां तक मैं ले लेता हूं 200, और यहां तक मैं ले लेता हूं 250। तो ये मास है मेरे पास। 0 to 20 बड़ी पीक्स आएंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 20 के लिए थोड़ी रेंज वाइड रखी है। 50, 100, 150 मास नंबर, 200 मास नंबर, और यहाँ पे ले लेता हूं मैं लास्ट वन इज 250। ओके गाइस, अब देखो बेटा, आप जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आएगा 0 to 20, जैसे कि हम स्टार्टिंग करते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन की जो पीक होगी, स्टार्टिंग आप लेके जाओगे 6 से ऊपर बट 7 से नीचे, और यहाँ 1 से स्टार्ट करोगे लगभग, ठीक है। तो 6 से ऊपर 7 से नीचे आप ले गए उसको यहाँ तक। ये जो पीक है आपको, ये पहली पीक है। पहली पीक जो आती है वो हीलियम के लिए आती है, ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर आप 6 से नीचे लेके जाओगे, 6 से नीचे लेके जाओगे आप लिथियम के लिए, ठीक है। 6 से थोड़ा सा नीचे लिथियम के लिए, ठीक है। ये लिथियम के लिए आपने पीक बना दी। अब दूसरी जो पीक बनाओगे वो 8 के नजदीक बनाओगे, वो जो पीक रहेगी वो रहेगी कार्बन के लिए। ये देखो बच्चों, ये 8 के नजदीक रहेगी ये पीक, और ये रहेगी कार्बन के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ फिर नाइट्रोजन 14 के लिए, ये देखो यहां पे नाइट्रोजन बैठा दो, ठीक है। यहां पे नाइट्रोजन,
थोड़ा सा और ऊपर ले लो चाहे इसे, यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है। अब आपके पास ऑक्सीजन का ये आइसोटोप होगा एक, ठीक है, जो 8 से थोड़ी सी ऊपर आएगी इसके पास वैल्यू, 8 से थोड़ी सी ऊपर, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपके पास ये वैल्यू, उसके बाद आपके पास 32 के लिए, 32 आपके पास लगभग यहां तक आएगा, तो 32 के लिए यहां से एक लीनियर चेंज आएगा 32, ठीक है। 32 के लिए इस तरह से, इस तरह से, ये देखिए भाई कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखो, अब 32 के बाद 56 मास नंबर जहां पे आएगा, वहां पे 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपके पास आ जाएगी। 8.7 इसके कॉरस्पॉन्डिंग मान लो एनर्जी है 8.7। उसके बाद लगातार डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज कहां तक करेगा, डिक्रीज करेगा बच्चा पार्टी 7.6 तक, ये मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया। और यहां तक आप लाइन को लगातार क्या करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे, वहां तक पहुंचना है आपको, डिक्रीज करते जाएंगे आप, एक ब्रॉड रेंज आपके पास आएगी और उस रेंज तक आप चलते जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए जो पीक्स आपने बनाई हैं उनको आप मेंशन करते जाएंगे, किस किस के लिए हमने पीक ड्रॉ करी है, वो वैल्यूज भी आप बताते जाएं साथ साथ। तो स्टार्टिंग आपने हाइड्रोजन से करी है, स्टार्टिंग आपने हाइड्रोजन के साथ करी है, हाइड्रोजन का आइसोटोप लिया है जिसका मास नंबर 2 है। उसके बाद आपने यहाँ पे आगे हाइड्रोजन 3, थोड़ा सा ऑन एवरेज ही आपको लिखनी है, एग्जैक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पहली जो पीक है वो हीलियम की है, पीक वैल्यू उसकी स्टेबिलिटी को शो करता है, ठीक है। तो ये आपके पास है हीलियम जिसका मास नंबर है 4 यूनिट। और ये नीचे वाली जो पीक है यहाँ, ये लिथियम के लिए है जिसका मास नंबर है 6, ठीक है। दूसरी जो पीक है आपके पास वो नाइट्रोजन के लिए है जिसका है 14 एटॉमिक नंबर। तीसरी जो पीक है वो ऑक्सीजन के लिए है, ऑक्सीजन का 18 है। और ये आपके पास इसके ऊपर वाली पीक भी ऑक्सीजन के लिए जिसका 16 है मास नंबर, ठीक है। और ये आपके पास है कार्बन के लिए, ठीक है, कार्बन का भी आइसोटोप है C12 6, ठीक है। और ये आपके पास है 32 के लिए S32, और ये है आपके पास Fe के लिए Fe2656, ठीक है। Fe के लिए मैक्सिमम वैल्यू होती है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू होती है कितनी, 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और यूरेनियम यूरेनियम 238 के लिए, 238 के लिए 92 के लिए 7.6, ठीक है। Au197, यहाँ पे कुछ एक लिख दो आप, Au197। और यहाँ पे आपके पास रहेगा थोरियम, थोरियम 234, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे इंडियम लिख सकते हैं 127, 127 यहाँ पे आए 127, ठीक है, आप लिख सकते हैं उनकी वैल्यूज। अब देखो बच्चों, आपने इस ग्राफ में क्या ऑब्जर्व किया कि Fe की वैल्यू आपने लिखी कि सर मैक्सिमम वैल्यू है इसकी 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 8.7 आपने लिखा है मेरे सामने, 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने मेरे को वैल्यू बताई है। 8.7 का मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है ये सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई है। Fe इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है। एक आपने यहां पे ये देखा कि लिथियम है, ठीक है, लिथियम 6 वाला, हीलियम 42 वाला, ये लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर, ठीक है। और नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन है आपके पास 18 और 16 दोनों, कार्बन का आइसोटोप है। इनकी पीक वैल्यूज हैं, पीक वैल्यूज हैं। तो ये पीक वैल्यूज आपको क्या बताती हैं कि दीज आर मोर स्टेबल देन देयर नाइबरिंग एटम, these are more stable than their neighboring atoms, उनके जो पड़ोसी हैं उनसे वो ज्यादा स्टेबल हैं। ये पीक वैल्यू ये शो करता है।
एक मैंने देखा कि जिनके मास नंबर स्मॉल है, जिनके मास नंबर जिनके स्मॉल हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू भी क्या है, स्मॉल है। उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू भी क्या है, स्मॉल है। यहाँ Fe की वैल्यू सबसे ज्यादा आती है, लेकिन सबसे ज्यादा आने के बाद वो लगातार डिक्रीज करती जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि बाइंडिंग एनर्जी का क्या ब्रॉड मैक्सिमम रेंज कितना है, ब्रॉड मैक्सिमम रेंज जो है वो A इज इक्वल टू, अगर मैं मास नंबर 30 से लेकर मैं बात करता हूं 120 तक, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी ब्रॉड रेंज है जिसकी एवरेज जो एनर्जी है ना, इस रेंज में मास नंबर 30 से लेकर 120 तक की रेंज में जो एनर्जी आती है वो 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नजदीक आती है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नजदीक आती है। और 120 मास नंबर के बाद वो लगातार डिक्रीज होती जाती है। 120 मास नंबर के बाद, मास नंबर से आगे कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है। कहां तक, यूरेनियम तक। यूरेनियम 238 की जो वैल्यू है वो है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो वहां तक क्या करता जाता है बेटा, डिक्रीज करता जाता है बच्चों, ठीक है ना, लगातार डिक्रीज करता जाता है। वो कहां तक, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, 7.6 तक लगातार डिक्रीज करता जाएगा। तो ये मैंने इस ग्राफ से नोटिस किया है ये बात है। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इनका इंपॉर्टेंस यही है कि आपको पता है कि अगर अल्फा डिसइंटीग्रेशन की हम बात करें, जैसे कि मैं थोरियम के लिए बात करता हूं अल्फा डिसइंटीग्रेशन की, देखो आपके सामने अभी देखो, मैं थोरियम की बात करता हूं, यूरेनियम है मेरे पास, यूरेनियम 238 92, इससे बाहर निकला थोरियम 234 90 उसका एटॉमिक नंबर होता है, प्लस अल्फा डिसइंटीग्रेशन है तो हीलियम का न्यूक्लियस बाहर आएगा, प्लस एनर्जी रिलीज होगी। अब इस कारण से आप बता सकते हैं कि एनर्जी क्यों रिलीज होगी। आपको पता है कि थोरियम, यूरेनियम के पास एनर्जी कितनी है, आपने कहा है कि सर 7.6 है, और थोरियम भी उसके नजदीक ही बैठा है तो 7.4 मान लो चलो उसकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस हीलियम के पास एनर्जी कितनी है, लगभग 6.7 होती है। तो अब यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन में देखो कि 7.6, यहाँ 7.6, यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी आएगी, 6.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर ए सिंगल न्यूक्लियन। तो ये 6.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एक्स्ट्रा बच गई है वो किस फॉर्म में अपीयर होगी, हीट की फॉर्म में अपीयर होगी। दिस इज द रीजन कि व्हाई एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन। और फ्यूजन में भी आपको पता है हाइड्रोजन के 4 एटम्स मिलते हैं, 4 एटम्स मिलते हैं और हीलियम का एक न्यूक्लियस बनाते हैं। तो 4 एटम के पास एनर्जी कितनी होगी, 1 से भी कम, फिर भी मान लो चलो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, 4 मिल गए। और इसके पास, हीलियम के पास कितनी है, 6.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो बाकी कितनी बची, 2.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाकी बच गई इनके पास। तो वो जो 2.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। दिस इज द रीजन व्हाई इन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन एनर्जी रिलीजेस, कि ये रीजन है कि न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में एनर्जी रिलीज होती है। एक आपको मैंने यहाँ पे स्पेशली बात लिखी मैंने, स्टेबिलिटी फैक्टर के साथ अगर हमें डील करना हो तो स्टेबिलिटी को भी कौन बताता है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हमें किसको बता के चलती है, स्टेबिलिटी फैक्टर को भी बता के चलती है। कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, जिसके पास बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई होगा। तो यहां हमने किसको कहा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, Fe इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। अब देखो बच्चों, यहां इस पे बेस होके न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया है, दैट फॉर्मूला इज फॉर मास डिफेक्ट एक्चुअली, डेल्टा एम के लिए, और वही बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होके हमारे सामने आता है किस फॉर्मूला से, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से। क्या इस पे कोई न्यूमेरिकल बनता है, तो अगर न्यूमेरिकल बनता है तो प्लीज हमें बना के बताएं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर न्यूमेरिकल बनाना इस पे, ठीक है, इसको इरेज करते हैं सारी ड्राइंग को और बढ़ते हैं आगे, एक बनाते हैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल, ठीक है जी। तो इस बार भी थोड़ी ड्राइंग पेंटिंग हम कर ही लेते हैं, ठीक है जी।
तो इस बार की हमारी जो पेंटिंग है वो कुछ डिफरेंट कलर में रहेगी। देखिए बच्चों, देखिए हमारे पास ये हमारी स्क्रीन, इस स्क्रीन पे अब हमें करने हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, देखो बच्चों कैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे यहाँ पे कवर। हमें पहला न्यूमेरिकल जो दिया है वो न्यूमेरिकल में हमें कहा गया है कि आपको मास डिफेक्ट निकालना है। आपको ये चीजें निकालनी है, कैलकुलेट। आपको ऐसा न्यूमेरिकल दिया जाएगा कि कैलकुलेट कीजिए मास डिफेक्ट को, बाइंडिंग एनर्जी को और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को। ठीक है, मास डिफेक्ट आपको निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी आपको निकालनी है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी आपको निकालनी है। चलो ठीक है जी। अब हमें चीजें क्या क्या दे रखी हैं, यहाँ पे लिथियम का न्यूक्लियाई दे रखा है। लिथियम के लिए 7 मास नंबर दे रखा है, 3 इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है। इसका मास हमें जो लेना है, इस लिथियम एटम का मास, वो मास हमें लेना है 7 AMU, 7 एटॉमिक मास यूनिट। 7 हमें दे रखा है। मास ऑफ प्रोटॉन हमें दिया है, मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है कितना होता है, 1.000। ठीक है, 7825 AMU, AMU में मास दिया है बेटा। और मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको पता है कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ी देर पहले आपने जब स्टार्टिंग करी थी 1.0008 से स्टार्ट होता है, ये 7 से स्टार्ट होता है ना, ये 8 से स्टार्ट होता है, 1.000। ठीक है, आपके पास 8665 000 नहीं होता भाई, 00 होते हैं ना ये दोनों को दोनों। हाँ जी हाँ जी, ये 00 आपको लेनी है जी। ये चलो 00 ले लेंगे भाई इनको। ठीक है, एक एक जीरो आप हटा देना, इसको हम क्या करें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, एक जीरो हट जाएगा फिर 10 से मल्टीप्लाई। कोई बात नहीं, AMU आप याद रखना बच्चों 1.00 होता है, 000 इलेक्ट्रॉन के लिए होता है 0.0055। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं हमारे पास, यहां से अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास है 3, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं बच्चों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं हमारे पास 7 - 3 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है भाई, तो मास डिफेक्ट निकालना है भाई बच्चों, डेल्टा एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन प्रोटॉन 1.007825 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन न्यूट्रॉन 1.008665। ठीक है, और माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस दैट इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास जब वैल्यू हम सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.058। ठीक है ना, 135 AMU के बराबर आएगी, एटॉमिक मास यूनिट के बराबर आएगी। आपको क्या निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी आपके पास कितनी रहेगी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी आपके पास रहेगी डेल्टा M इंटू सी की पावर 2। तो डेल्टा M की वैल्यू है 0.058135 और C मतलब 3 इंटू 10⁸8। C इज द स्पीड ऑफ लाइट और इसका पावर 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी आपके पास आ जाएगी 54 के लगभग आ जाएगी, 54.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आपके पास टोटल एनर्जी है 54.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना है 7। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आपके पास आएगी 7.74 कितना
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं बच्चों आपके फाइनल एग्जाम्स में, ठीक है। तो जहां पे आपके पास ऐसे न्यूमेरिकल आए तो आपको पता चल गया कि किस तरह से आप वहां पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना, किस तरह से आप वहां पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। चलो स्टूडेंट, इसी के साथ हम आपकी अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अटेंडेंस आपकी मार्क कर देते हैं और अटेंडेंस के साथ ही हम अपनी क्लास को यहीं पे करते हैं खत्म। मनजोत कौर, आकृति, अमृतपाल सिंह, हरजोवन सिंह, मनीषा, ठीक है, और मंजू चौधरी, नेहा बिजू, प्रशांत शर्मा, पायल जारियाल, साहिलप्रीत सिंह और संदल, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। और आश्रय की भी हमने अटेंडेंस लगा दी है बेटा, आश्रय, ठीक है। सर आश्रय मेरी अटेंडेंस नहीं लगाई आपने, किसकी? आकर्षण वाली। आकर्षण, हाँ जी ठीक है बेटा, आकर्षण आपकी भी अटेंडेंस लगा देते हैं, ठीक है। नेहा बिजू आपकी भी अटेंडेंस लगा दी बेटा। अगर कोई बच्चा और रहता है तो बता दो, किसी की अटेंडेंस ना रह जाए, कहीं आप ग्रुप में बैठे हो और आपकी अटेंडेंस में लगाओ ही ना, है ना। अगर किसी की अटेंडेंस बाय द वे रह जाए तो प्लीज मेरे को भेज देना। जैसे कि आश्रय बीच में मेरे ख्याल से निकल गया था, उसके बाद वो ज्वाइन नहीं कर पाया तो उसने भेज दिया मेरे को, ठीक है। तो मैं अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।